हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा आप सब लोगों के। कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है आप सब लोगों की? बढ़िया। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का यकीन 2.0 में वेलकम। एक बहुत ही शानदार अमेजिंग बैच अपना, जिसमें हम सब लोग हर दिन बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी एक चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं महाराज, जिसका नाम था क्या? बोलो बोलो। नोमेनक्लेचर, है ना। हालांकि नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर और कॉमन नेमिंग के साथ साथ कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट चैप्टर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट सेशन में हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था भाई, जिसका नाम था आइसोमेरिज्म। एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था। और आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन करने के बाद मैंने आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4-5 तरह की आइसोमेरिज्म डिस्कस कर ली थी। ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सारे बच्चे रिवीजन उसका प्रॉपर करके आए हैं। क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व ईमानदारी से करते जा रहे हैं। रोज पढ़ाई कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, सोते हो, उठते हो, पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, फिर सो जाते हो, है ना। और यही रूटीन आप लोगों का होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत कम टाइम बचा है। जितना भी टाइम बचा है उसको हमें फुली यूटिलाइज करना है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करें अगर तुम कहो तो। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो आप देख ही रहे हो 2-3 दिन से। तो कोई बात नहीं। तो क्या है, फिर क्लास तो लेनी है ना सब आप लोगों के लिए। अब चलिए बेटा, आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2 है आज। देखो आज का जो सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देखो जी, आज के सेशन में सबसे पहले तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क में डिस्कशन, कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको। सबसे पहले वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद बेटा हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है। साथ साथ मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आज। और फिर उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त आइसोमेरिज्म है जिसका नाम है टोटोमेरिज्म। ये भी हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, टोटोमेरिज्म तक ही हम लोग आज खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग नई आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले स्टीरियो, और स्टीरियो में स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल। ठीक है। लेकिन वो आज के सेशन में नहीं होगा, आज का सेशन सिर्फ इतना ही होगा। ऑलराइट। अच्छा जी। चलिए, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में बात करी थी। एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या थी। तो सबसे पहले बेटा देखो, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी किसकी, फटाफट रिवाइज करते जाओ। देखिए मेरे साथ आप, मैंने आपको आइसोमर्स की डेफिनेशन बताई थी, आप लोगों को याद है। आइसोमर में आप कहते थे साहब, आइसोमर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका क्या सेम होता है बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था। यस, क्या सेम होता था सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होता था, लेकिन उनकी क्या अलग होती थी? डिफरेंट प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। आप लोगों को याद आया? यस। अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज उनकी स्ट्रक्चर की वजह से होती थी तो हम लोग उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कह देते थे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो आइसोमेरिज्म थी बेटा, हमने उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था ना। अरे बोलो ना यार, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बोलना यार मेरे भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। और ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म था बेटा, इसमें मैंने आपसे कहा था 3 तरह की आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसमें ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें आएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है जनाब। तो ये पार्ट था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। और अगर मैं स्ट्रक्चरल की बात करूं तो स्ट्रक्चरल में मैंने आपको सबसे पहले चेन आइसोमर पढ़ाया था, फिर उसके बाद मैंने आपको पोजीशन आइसोमर पढ़ाया था, और फिर उसके बाद मैंने आपको फंक्शनल आइसोमर पढ़ाया था। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेटामर पढ़ा था। अरे याद आ रहा है तुम्हें? मेटामेरिज्म हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी करवा दिया था। यस। और जनाब, आज का जो सेशन होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज टोटोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? टोटोमेरिज्म। ठीक है। अच्छा, तो अब एक बार सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। और जैसे अगर मान लो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके रिवाइज करवाने जा रहा हूं। ठीक है। सब लोग तैयार हैं आप? अरे ना धो के आए हो ना, या नींद में हो भी मुंह धो लिया ना? हाँ, देख लेना भाई। जैसे देखो, मैं आपके सामने 1 2 3 4 5 एक कंपाउंड ये लिखा हुआ है। ठीक है। 1 2 3 4 5 एक कंपाउंड ये लिखा हुआ है। 1 1 2 3 4 5
ये लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं, देखो जी इसमें मेन कार्बन चेन बेटा कितने कार्बन की है, 4-5 कार्बन की। इसमें मेन कार्बन चेन कितने कार्बन की है बेटा, 4 कार्बन की। तो दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम दिख रहा है हमें, लेकिन जो मेन कार्बन की चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट डिफरेंट है। जब भी ऐसा होता था हम लोग ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते थे, हम चेन आइसोमर्स कहते थे। याद आया तुम्हें? फिर उसके बाद इसमें देखो मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, इसमें भी मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, ठीक है। तो यहां पर भी आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, नहीं मेन कार्बन चेन में सॉरी 3 कार्बन है, इसमें मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो बेटा ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे, ठीक है। आपको याद आ रहा है ये चीज? इसके अलावा मैंने आपको पोजिशनल आइसोमेरिज्म के बारे में भी पढ़ाया था। एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, आप एक चीज चेक करो, अल्कोहल की पोजीशन यहां पर है सेकंड पोजीशन पे, और यहां पर है बेटा अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होना चाहिए, दोनों में मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3-3 है, लेकिन क्या, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल वो यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, यहां पर अल्कोहल सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते थे, ऐसे आइसोमर्स को हम पोजीशन आइसोमर्स कहते थे। याद आया बेटा जी? पोजिशनल आइसोमर्स हम लोग कहते थे, ठीक है। अच्छा इसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती थी, अरे बोलो ना, यही होता था ना फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता था, केमिकल फॉर्मूला सेम होता था लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होता था। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट इसमें केसेस भी करवाए थे। सर एक बार याद करवा दो ना, आप एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दो ना कि फंक्शनल में कौन कौन से केस आप पढ़ते थे। देखो बेटा सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुआ करते थे। फिर उसके बाद मैंने आपको एक और एग्जाम्पल लिखवाया था, कौन सा, अल्कोहल एंड ईथर, याद है तुम्हें? फिर मैंने आपको यह भी लिखवाया था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, अरे बोलना मुन्ना, हाँ। फिर उसके बाद और क्या लिखा था, याद करो, एक हमने लिखा था साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, अरे याद आ रहा है कुछ? फिर उसके बाद एक और याद करो, देखे कौन सा था, फटाफट बताओ। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, अरे याद आया क्या? फिर उसके बाद देखो एक और मैंने बताया था तुम्हें, क्या, बोल बोल बोल, एक मैंने अलग सा केस करवाया था सॉरी बेटा, डाइन एंड एल्काइन, ठीक है। ये हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट केसेस इसमें लिखे थे, याद है ना तुम्हें? तो इन सब को हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते थे, ठीक है। अच्छा सर आगे बढ़ो। इसके बाद आया था नंबर किसका, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होती है? हम कहते थे कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा सर, लेकिन जो आपका बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है उसके दोनों साइड क्या अलग अलग होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। बाईवैलेंट या फिर पॉलीवैलेंट भी हो सकता है, उसमें बाई की जगह है ना एक से ज्यादा वैलेंसी होनी चाहिए। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई इसमें आपका ईथर आ सकता है, ठीक है ना। ईथर ये होता है, ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड अलग अलग कार्बन की चेन चलेगी। जैसे मान लो ये है, ठीक है, और एक तो ये ईथर लिखा है और दूसरा वाला ये ईथर लिखा है, अरे बोलो ना भाइयों, ये लिखा है ना बेटा जी। अब दोनों साइड, इधर है प्रोपाइल और मिथाइल और इधर है इथाइल इथाइल, ठीक है। तो आप इन देख सकते हो दोनों में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं दोनों में। तो बेटा सेम केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए, और इस बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट होना जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा फिर देखो इसमें आपका थायो अल्कोहल, थायो ईथर भी हो सकता था, मैंने आपको ये बोला था, ठीक है। कुछ की तो थायो ईथर होता है, उसमें भी सल्फर के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट चेन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और भी मैंने एग्जांपल दिए थे इसके, एस्टर याद आ रहा तुम्हें बेटा? एस्टर भी तो यही होता है, C डबल बॉन्ड OR, ये दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट कार्बन की चेन प्रेजेंट हो सकती है, ठीक। इसमें और भी एग्जांपल दिए थे मैंने, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, है ना। और आपका कीटोन भी इस कैटेगरी में आ सकता था। आपको याद हो तो मैंने आपको प्रायोरिटी बताई थी, क्या प्रायोरिटी बताई थी, कि अगर पोजीशन और मेटामर दोनों में से किसी एक को चूज करना हो, पोजीशन और मेटामर दोनों में से किसी एक को चूज करना हो, तो हम मेटामर को पोजीशन पे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। याद आया क्या आपको?
ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा? रिंग चेन। ये सबसे आसान वाला हुआ करता था, है ना। जैसे C3H6 लिखा है, तो बेटा जी C3H6 का एक फॉर्मूला ये हो सकता है जो कि एक चेन है, और C3H6 आपका रिंग भी हो सकता है ना। तो केमिकल फॉर्मूला सेम होता था, लेकिन क्या अलग होता था सर? जो कार्बन एटम्स की आपस में लिंकेजेस हैं, आपस में जो जुड़ने का तरीका है, मिलने का तरीका है, वो अलग अलग था। यहां पर कार्बन एटम इस तरह से जुड़े हुए थे कि एक के बाद एक कार्बन एटम आ रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। ओपन चेन प्रेजेंट है, यहां पर क्लोज चेन प्रेजेंट है। एक चेन होगा, एक रिंग होगा, क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर कंसीडर किया जाएगा। बोलो यार, क्या यहां तक ठीक है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा? यस। चलो जी, आज अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। देखो जी, ये चीज तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे ना बेटा, कि स्ट्रक्चरल आइसोमर का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। मैंने आपको बोला था आईयूपीएससी नेम डिफरेंट डिफरेंट होगा। बोलो, आईयूपीएससी डिफरेंट डिफरेंट होता था ना। और मैंने आपको ये भी बोला था क्या, कि ना अगर मान लो आपको पहचान करनी हो कि आपने जो दो आइसोमर बनाए हैं, ये दोनों आइसोमर सेम है या फिर अलग अलग है, तो उनकी पहचान ही ये होती थी कि हम उनका आईयूपीएससी नेम लिखते थे। अगर आईयूपीएससी नेम अलग अलग, इसका मतलब वो कंपाउंड भी अलग अलग, ठीक है ना। ये पहचान होती है। कई बार क्या होता है, डुप्लीकेसी हो जाती है, डबल डबल हो जाता है, हमें लगता है कि अलग अलग है, बट एक्चुअली अलग नहीं होता है। तो सेफ साइड के लिए आप उनका आईयूपीएससी नेम लिख लिया करो। अच्छा, वेपर डेंसिटी सेम होगी। अच्छा, ये चीज देखो आज नया है। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, ये वेपर डेंसिटी नाम की क्या चिड़िया है? क्या तुमने पढ़ा इसके बारे में कभी? ये होता था मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। अरे यार, खुद सोचो ना, वेपर डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर वेट पे। और दो आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगी। फिर कैसी आप राग से पढ़ा रहे हो, मतलब है? समझ में आ रहा है ना तुम्हें? वेपर डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर वेट पे। और अगर दो आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। बेटा सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगी। एक लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाले। जैसे ही क्वेश्चन आता था, मैं क्या करता था, सबसे पहले उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालता था। क्यों? बिकॉज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से मुझे आइडिया लग जाता था कि उस कंपाउंड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कितने डबल बॉन्ड है, कितनी उसमें रिंग्स हैं, मैं एक आइडिया लगा सकता था। यस, ठीक है। तो बेटा जितने भी आइसोमर्स होते हैं ना, उनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमेशा सेम होता है। ऑब्वियस है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। चलो जी, तो ये वो क्वेश्चन था कल वाला जो मैंने आपको दिया था। ये तो हो गया अपना लास्ट क्लास का रिवीजन, ठीक है। आप लोग रिवाइज करके आए हो, जो नहीं करके आए उनको मैंने पहले रिवाइज करवा दिया है। थैंक यू, तुम बाद में बोल देना, तुम्हारी अगर मन करे, दिल से आवाज आई तो ही बोलना, ऐसे दिखाने के लिए मत बोला करो तुम। हाँ, कहता है असाइक्लिक आइसोमर बनाने हैं तुम्हें, किसके? ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। देखो जी, सबसे पहले जब भी आइसोमर्स का क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना होता है बेटा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना होता है। क्या करना है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। इसकी मैंने एक जबरदस्त ट्रिक बता रखी है आप लोगों को। मैंने बोला था कि अगर किसी कंपाउंड में बाईवैलेंट एटम आ जाए, बाईवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी क्या हो? 2 हो। क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है? सर बिल्कुल होती है। अच्छा, अगर इसकी वैलेंसी 2 होती है तो हम लोग इसको हटा सकते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हटा सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है? C4H10 है। और महाराज C4H10 तो एल्केन जैसा दिख रहा है मुझे, और एल्केन में जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता था वो क्या होता था? 0। अब कोई मुझे बोल दे ये एल्केन जैसा क्यों लग रहा है आपको, तो बेटा जी देखो ना, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 जैसी फील नहीं आ रही क्या तुम्हें? अरे बोलो ना यार, देखो यहां पर n की जगह 4 रखो ना, तो C4H10 बन जाएगा। हाँ ना, बोलना मेरे भाई, सही कह रहा हूं क्या मैं? अरे बोलो, सही है। तो इसका फॉर्मूला बन गया है C4H10।
और C4H10 का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां से मुझे आइडिया लग गया कि ये जो फॉर्मूला है इसमें ना तो कोई पाई बॉन्ड है और ना ही कोई रिंग प्रेजेंट है। इसका आइडिया लगना बहुत जरूरी है ना। और मेरे से असाइक्लिक पूछा था तो रिंग की टेंशन लेने की मुझे वैसे ही जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिंग वाले मुझे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ना बोलना जल्दी से, समझ में आया यहां तक? ठीक। अब देखो इसमें पहचानना है आपको कि यार ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका। एक ऑक्सीजन आ रहा है, देखो एक ऑक्सीजन आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कौन सा ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 2 ऑक्सीजन होते हैं। यहां पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं हो सकता। मुझे एक आइडिया और लगेगा, कैसे? मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, देखो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये ना, ये अल्कोहल हो सकता है क्या? मैं कहूंगा हाँ यार सही जा रहा है, ये अल्कोहल हो सकता है तेरा। कैसे पता लगा अल्कोहल हो सकता है? हाँ, कैसे पता लगा अल्कोहल का? सर एक देख चीज देखो, अल्कोहल जो होता है ना उसमें एक ऑक्सीजन होता है। ये देखो एक ऑक्सीजन होता है, तो ये इसमें भी एक ऑक्सीजन आ रहा है। तो क्यों ना हम लोग ऑक्सीजन इसके अल्कोहल वाले कंपाउंड बना के देखें। मेरी बात समझ रहे हो? आइडिया आपको यहां से मिलेगा कि ये केमिकल फॉर्मूला है किसका। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बार 4 कार्बन वाला अल्कोहल बना लिया। मैंने कहा यार 4 कार्बन वाला अल्कोहल ये हो सकता है, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि यार ये फॉर्मूला अल्कोहल का ही है या फिर किसी और का है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ये आपने फॉर्मूला, ये आपने कंपाउंड बनाया। देखो अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। C4 बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन कितना है बेटा, 3, तो 5 7 2 9, नहीं 1 2 3 4, तो 3 तो 5 7 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है ना, C4H10O। इसका मतलब अब मेरे दिमाग में आ गया कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आई क्या? तो मुझे क्या करने हैं, आइसोमर पूछे तो मुझे ये बताना है पहली चीज तो कि इस फॉर्मूले के कितने अल्कोहल बन सकते हैं। सही कह रहा हूं? अच्छा सर, हमने एक चीज ये भी तो पढ़ी थी कि जो अल्कोहल होता है उसका एक और आइसोमर भी होता है, क्या, ईथर। याद आया? अरे भाई अल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हुआ करते थे। याद है क्या तुम्हें बेटा? यस नो बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे अगर टोटल आइसोमर पूछे ना, तो अल्कोहल वाले भी ऐड करने हैं और उसमें ईथर वाले भी ऐड करने हैं। पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक, अब सबसे पहले आ जाते हैं अल्कोहल वाले कितने बनेंगे। ठीक है, तो देखो ये 4 कार्बन वाला एक OH, लेकिन यहां पर देखो जो आपका OH है वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे। क्या मैं ऐसा बना सकता हूं 1 2 3 4, और जो आज आपका OH ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है? अरे बोलो, ये बना सकता हूं ना? ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए, पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। ठीक सर, ये बिल्कुल आपने सही बनाया है। आप 3 कार्बन वाला भी बना दो ना, मेन कार्बन चेन में मान लो 3 कार्बन है, इसमें तो मेन कार्बन चेन में 4 थे, इसमें भी 4 थे। इसमें अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे था, इसमें अल्कोहल सेकंड पोजीशन पे था। ठीक है, अच्छा सर इसमें 3 कार्बन चेन में आप क्या करो, आपका जो एक कार्बन है उसको यहां लगा दो, ब्रांचिंग यहां कर दो, और जो आपका अल्कोहल है उसको यहां लगा दो। मैं कहूंगा हाँ यार ये तो अलग है, इनसे अलग है कि नहीं है? चाहो तो तुम IUPAC नेम लिख लो, अलग IUPAC नेम मिलेगा। ठीक, अब देखो एक समझदार आदमी मेरे पास और आया, उसने मुझे बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है, आपने OH ग्रुप को इस वाले कार्बन पे क्यों लगाया, आप इस पे लगा दो, ये भी तो एक अलग अल्कोहल होगा। मैं कहूंगा हाँ यार तू बिल्कुल सही कह रहा है। क्या? हाँ जी, तो ये भी बेटा अल्कोहल इस फॉर्मूले का पॉसिबल है। तो इस फॉर्मूले के 1 2 3 4 4 अल्कोहल बन गए। अब कोई कहे सर और बना सकते हैं क्या? भाई तुम और बनाओ तो बना लो, मेरे हिसाब से तो बनेंगे नहीं, है ना। और अगर तुम जबरदस्ती बनाना भी चाहोगे ना तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं गलती करोगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम्हें लगे कि कोई आइसोमर बन सकता है तो एक बार उसका IUPAC नाम जरूर लिखें, और आप चेक करोगे कि उसका जो IUPAC नेम होगा उनमें से इनमें से किसी एक का IUPAC नेम के इक्वल होगा, मतलब वो अलग नहीं होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा।
ठीक है, अपनी तसल्ली करनी हो तो कर लेना भले, है ना। ठीक, अच्छा सर 4 अल्कोहल बनेंगे, ईथर भी बना के देख लो। अब एक ईथर आपके सामने बना हुआ है, ये रहा। सर ऐसा भी तो हो सकता है, इधर कार्बन 3 है ना, ये 3 कार्बन ऐसे हो जाए। मैं कहूंगा भाई बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत क्या है। ये है प्रोपाइल, ये है आइसोप्रोपाइल, ये दोनों अलग अलग है, मेटामर है एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है, इस साइड 2 हो, इस साइड भी 2 हो, इथाइल इथाइल। मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें। कोई कहेगा सर इधर 1 हो जाए और इधर 3 हो जाए, मैं उसको बोलूंगा मुन्ना ये तो ये सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो टोटल अल्कोहल कितने बने, 4 अल्कोहल बने, ठीक है। और कितने ईथर बने, 3 ईथर बने, ठीक है। और बेटा जी टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बताओ फिर, टोटल आइसोमर्स कितने होंगे। सर 4 में 3 जोड़ दो, हमने सीखा है इतना, तो 7 आ जाएगा, बस बिल्कुल सही कह रहे हो आप। टोटल आइसोमर कितने हो गए, 4 + 3 7। बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा आपको, समझ में आई है क्या मेरी बात, बोलो ना, समझ रहे हो का, समझ रहे हो, ठीक है। आ जाओ आगे आओ, अगला क्वेश्चन करके लाए हो। सर ये मत पूछा करो क्वेश्चन करके लाए कि नहीं, बस आप बता दिया करो। आओ आप, और आपका सेशन है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप स्टार्ट हो जाया करो, ज्यादा और कोई बात ही मत किया करो, आप हमसे मत पूछा करो, है ना। आप अपना काम कीजिए ना, ठीक है। अब देखो जी, अगला केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है, जिसका फॉर्मूला दे रखा है C5H10, क्या दे रखा है, C5H10। और आपसे पूछता है ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, इस फॉर्मूले के टोटल स्ट्रक्चरल, मतलब सब कुछ गिनना है उसमें, चेन हो, पोजीशन हो, मेटामर हो, रिंग चेन हो, किसी भी तरह का आइसोमर हो, सारे गिन डालो, ठीक है। करें फिर स्टार्ट, गिनना स्टार्ट करें। ठीक, आ जाओ। सबसे पहले तुम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बताओ मुझे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूंगा। सर कैसे करें, देखो बेटा ये है C5H10, 5 कार्बन वाले एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H12। तरीका सब में सेम ही रहेगा। इसको, इस फॉर्मूले को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की। और मैंने आपको बोला था कि जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है वो होता है ΔH/2। इसका मतलब इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया बेटा, 1 आया। समझ गए यहां तक, पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए। अब जैसे ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया, मुझे पता लग गया इसके फॉर्मूले में एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी मुझे चेक करनी पड़ेगी, मुझे पाई बॉन्ड वाले अलग बनाने पड़ेंगे और रिंग वाले अलग बनाने पड़ेंगे, दोनों को फिर मैं ऐड कर दूंगा और मुझे टोटल आइसोमर मिल जाएंगे। समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा सर करो ना फिर, फटाफट से करो, देखें ऐड करो। सबसे पहले हम लोग कौन से बना लेते हैं, पाई बॉन्ड वाला बना ले, मतलब एल्कीन बना ले इसके। देखना कौन कौन से एल्कीन बन सकते हैं। 5 कार्बन वाला एल्कीन है, तो देखना जरा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मैंने स्ट्रेट लाइन में रख दिए। अब एक डबल बॉन्ड आएगा बेटा, डबल बॉन्ड मैंने फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। ये इसका फर्स्ट आइसोमर बन सकता है। इसमें आप हाइड्रोजन अपने हिसाब से लगा लेना, वो मैं नहीं लगा रहा हूं। अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है, 1 2 3 4 5, 5 वाले बना लो पहले, है ना। देखो आइसोमर बनाने का ना तरीका होता है, ऐसे नहीं कि मुंह उठाए चल दिया और हर कोई मर्जी से बना लिया, कोई किसी को कहीं टिका दिया, नहीं। थोड़ा सिस्टमेटिकली करो। जब आप सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, आइसोमर बनाओगे ना, तो उसमें कोई आइसोमर छूटने के चांसेस कम हो जाएंगे, गलती होने के चांसेस मिनिमम होते जाएंगे, ठीक है। तो सर क्या, अब मैं हम समझे नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। बेटा देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे आप ये वाला आइसोमर बना रहे हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले 5 कार्बन है ना मेन चेन में, तो 5 वाले जितने भी पॉसिबल है सारे बना लो, फिर 4 वाले जितने पॉसिबल है सारे बना लो, फिर 3 वाले जितने पॉसिबल है सारे बना लो। तो इससे क्या होगा, कोई आइसोमर छूटेगा भी नहीं, हमारा गलत भी नहीं होगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को, भावनाओं को समझो आप मेरी। सर मेन कार्बन चेन में 5 हो तो आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, मेन कार्बन चेन में तो 5 ही कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड आपका सेकंड पोजीशन पे आ जाए। मैं कहूंगा भाई बिल्कुल आ सकता है, दिक्कत क्या है। ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए, पोजिशनल आइसोमर। कौन से हो जाएंगे बेटा, पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। अच्छा देखो इनमें रिलेशन भी पूछे तो बता सकते हो, अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए हो ना भाई। अच्छा कोई ये कहेगा सर इसको यहां भेज दो, अब तीसरी पोजीशन पे लगा दो, ऐसे
तो मैं उसको बोलूंगा अरे मुन्ना ये तीसरी पोजीशन पे नहीं है, ये तो सेकंड पोजीशन पे है, अब की बार नंबरिंग इधर से स्टार्ट होएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है, तो इनको अलग अलग मत कंसीडर कर लेना बेटा जी। ठीक है, ये गलती हो सकती है, मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ गलती करोगे सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मेन कार्बन चेन में 5 वाले तो 2 ही बन सकते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल 2 बनेंगे। सर अब 4 वाले पे आ जाते हैं, देखो मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, एक मुझे सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, मेन कार्बन चेन से एक कार्बन बाहर होगा, मैंने वो जो कार्बन बाहर था उसको यहां लगा दिया, और डबल बॉन्ड को मैंने यहां लगा दिया। देखो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होएगी 1 2 3 और 4, डबल बॉन्ड बेटा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, चेक कर लेना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C5H10 ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब सर ऐसा भी तो हो सकता था कि मेन कार्बन चेन में 4 ही कार्बन है, डबल बॉन्ड आज भी आपका सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट जो था ना थर्ड की बजाय सेकंड पे भी तो हो सकता है। मैं कहूंगा हाँ यार बिल्कुल हो सकता है, ये देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी बना रही है। अरे बोलो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, इसमें भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट इसमें थर्ड पोजीशन पे था, इसमें सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे था। ठीक है ना, अगर आप इसका नाम लिखोगे ना तो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा 3 मिथाइल ब्यूट 1 है ना, क्या होएगा 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट 1 होएगा। ठीक है ना, और यहां पर अगर आप चेक करोगे ना तो ये होएगा 2 मिथाइल ब्यूट 1, तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है? अरे बेटा बोलना पड़ेगा यार तुम्हें, यस। ऐसे ना निठल्ले होके मत बैठा करो, थोड़ा एक्टिव रह के। सर 4 वाले तो यही बन सकते हैं, 4 में यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई ये ना कह दे सर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना इसको यहां लगा दो, अरे महाराज फिर ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी रहेगा, ये तो मेन कार्बन चेन 5 वाली बन जाएगी, ये यहां पे पहुंच गए आप। ठीक है ना, तो वो गलती नहीं करनी है। अच्छा सर कोई 3 वाला भी बन सकता है क्या? मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन एटम डाल के देख लेते हैं, देखो 1 2 3। ठीक है, अब एक जगह पे लगा देते हैं हम डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, अब बच गए कितने, 2 कार्बन। ठीक है, कितने बच गए, 2 कार्बन। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बोले सर एक कार्बन यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। भाई ये तो तुमने ना बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तो कैसे, हमने कैसे गुनाह कर दिया, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनवा दिए तुमने, 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड बनवा दिए महाराज। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बेचारा कार्बन, है ना, ये रोने लगेगा, चीखने लगेगा, दहाड़ मारेगा जोर जोर से, बोले भाई ये क्या कर दिया तूने, मैं मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता हूं, तूने मेरे से 5 बॉन्ड बना दिए, इसका मतलब दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल फॉर्म, है ना, ये सही स्ट्रक्चर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? अरे ठीक है, तो सर और क्या कर सकते हैं फिर, मैं आपसे कहूंगा भाई तुम एक गलती कर रहे हो, तुमने एक चीज मिस कर दी। आप पूछोगे क्या, यार तू एक बात बता, मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन, ठीक है मान लिया मैंने, लेकिन तूने डबल बॉन्ड को हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रखा है, ऐसा भी तो हो सकता है तेरा डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और जो सब्स्टिट्यूएंट है मान लो मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसका नाम देखूंगा ना तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा बेटा 2 मिथाइल ब्यूट 2 2 मिथाइल ब्यूट 2 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, ये बन गया एक और। अब कोई ये बोले सर ऐसे करो ना, इसको यहां से उठा के यहां रख दो, फिर नंबरिंग यहां से हो जाएगी, 2 मिथाइल ब्यूट 1 ही नहीं हो 2 ही नहीं होएगा, तो वो अलग नहीं होगा। अरे वो सेम ही है भाई, तुम्हें दिखने में लग रहा है अलग अलग, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों सेम है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? पक्का समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, फिर तो अब 3 कार्बन वाली बन नहीं सकती, 4 वाली हमने बना ली, 5 वाली हमने बना ली, ये जो है वो एल्कीन बन गई C5H10 फॉर्मूले की। लेकिन अभी मुझे और क्या बनाना है, रिंग भी तो बनानी है, ऐसी रिंग जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट हो। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इधर बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, देखना। सबसे पहले पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 5 कार्बन वाली ये रिंग बने, ये देखो ये रही साइक्लोपेंटेन, हो सकती है, 5 कार्बन है, ठीक है सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 कार्बन की एक रिंग हो और उसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हो,
हो सकता है। अब ये मिथाइल भले ही यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, बात एक ही है, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ही उसका नाम रहेगा। ठीक ठीक है सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 कार्बन वाली चेन आ जाए और उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, बिल्कुल हो सकती है। यस सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 कार्बन वाली चेन हो और दोनों सब्स्टिट्यूएंट यहां पे हो, एक ही कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हो, वो भी तो C5H10 ही है, मैं बोलूंगा बिल्कुल है, ये भी हो सकता है। देखो बेटा ये 1 और 2 पे लगा हुआ है ना, दोनों मिथाइल कौन सी पोजीशन पे, 1 2 पे। अगर आप इसको यहां की बजाय यहां लगाओगे तो 1 2 3 नहीं होएगा, ये इधर नंबरिंग इधर से होएगी, 1 2, ये वापस से 1 2 ही हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे बोलो ना यार, क्लियर है? अच्छा, और यहां पर देखो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट पोजीशन पे है, तो किसी पे भी लगा दो, बात एक ही है। एक हमने मिस कर दिया बेटा, देखना ये 3 कार्बन और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है इस पे इथाइल, है ना, ये मिस हो जाता है। देखो पता है गलती कहां होती है, जनरली यही वाला मिस होता है, बाकी तो हम लोग बना लेते हैं, ये एक हट सकता है ये वाला, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो अब ये टोटल पॉसिबिलिटी मैंने बना ली, रिंग वाली कितने हैं, 1 2 3 4 5, और चेन वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5। टोटल आइसोमर कितने हो गए, टोटल आइसोमर्स हो गए इसके 10। बेटा बोलना पड़ेगा, समझ में आएगा। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमने किया है ना, टोटल 10 आइसोमर हमने बनाए हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस भी ऐसे क्वेश्चन करने से आया होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बेटा? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही आइसोमर बनाए एक बार खुद से इनको वापस खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, और ये क्वेश्चन वापस क्या कह रहा है, कहता है कि फाइंड ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H10H8O। तो एक बात मैंने बोली थी आपको, जैसे ही तुम्हारे सामने कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, C7H8O लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करो, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो। क्या करो, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो। सर देखो इसमें एक डाइवेलेंट एटम आ रहा है ऑक्सीजन, और जो बाइवेलेंट एटम होता है उसको आप हटा सकते हो। क्या कर सकते हो, उसको हटा सकते हो जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हो, ठीक है। तो इसको हटा दिया मैंने, क्या बचा, C7H8। हटा क्यों सकते हैं, बिकॉज बेटा जो बाइवेलेंट एटम होता है वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है ना। ठीक है सर, तो ये हो गया C7H8। अब अगर C7H8 वाला इससे तुम्हें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना हो तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको। 7 कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, C7H16। क्या फॉर्मूला होता है, C7H16, ठीक है। अब अगर H8 से H16 जाना है तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 8 हाइड्रोजन की जरूरत है। एक अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, 8 हाइड्रोजन चाहिए। बेटा जी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है डेल्टा H/2। 16 नहीं, 16 क्यों बे, 8 बटा 2, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 आएगा। अरे सर 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या इसमें बेंजीन रिंग हो सकती है? हाँ सर बेंजीन रिंग हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये होती है बेंजीन रिंग, ठीक है। इस बेंजीन रिंग में क्या प्रेजेंट है, एक तो रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कितना आता है, 4 आता है। इसका मतलब ये जो C7H8 है इसमें क्या प्रेजेंट होगी, एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। समझ में आई बात, ठीक है। अब एक कार्बन मुझे और चाहिए, एक कार्बन और चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्या, एक कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्या? आप चेक कर लो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन लगा है ना, इसके पास नहीं होगा क्योंकि इससे ऑक्सीजन लगा दिया। तो टोटल 7 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 3 8, C7H8 और एक ऑक्सीजन, C7H8O। इसको पहचानते हो क्या तुम, अरे बोलो, इसको जानते हो क्या, इसका नाम क्या है? इसको हम कहते थे एनिसोल। क्या कहते थे इसको, एनिसोल। याद आया तुम्हें, मिथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल बोल दो या फिर मिथॉक्सी बेंजीन बोल दो, बात एक ही होती थी, ठीक है। सर ये तो ईथर है, बिल्कुल है, और अगर जनाब ये ईथर है
तो अल्कोहल भी तो बन सकता है सर, बन सकता है बिल्कुल। ये देखो ये रहा अल्कोहल, बना दो। ईथर और अल्कोहल बोथ आर क्या है, ईथर और अल्कोहल क्या है एक दूसरे के, अरे बोलो, ईथर और अल्कोहल क्या है एक दूसरे के, ईथर एंड अल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कौन से आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या बताया था मैंने, कॉमन नेम बताओ इसका क्या था, इसका कॉमन नेम याद आया, इसको कहते थे बेटा बेंजाइल अल्कोहल। देखो ना ये वाला, इसको मैं हटा दूं तो इसको बेंजाइल ग्रुप कहा जाता था, तो ये होता था आपका बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। ये होता है आपका बेंजाइल अल्कोहल, ठीक। अच्छा, दो बन गए, और भी बन सकते हैं बेटा, देखो गलती हो जाएगी यहां पर। अब देखो यहां ऐसा भी हो सकता है एक CH3 प्रेजेंट हो और उसके साथ OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है ना। ये भी तो C7H8O ही है भाई, यहां पर CH2OH था, तो मैंने एक हाइड्रोजन अलग से हटाया, यहां CH3 कर दिया और यहां OH लगा दिया। इन सब का केमिकल फॉर्मूला C7H8O ही है। तो अब ये भी तो हो सकता है सर, अगर ये लिखा आपने तो ये बेंजीन पे तो 1 और 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो सर इनके पोजिशनल आइसोमर भी तो बनेंगे। अभी ये एक दूसरे की 1-2 पोजीशन पे थे, यहां पर देखो ये एक दूसरे की 1-3 पोजीशन पे है, तो सर 1-4 वाला भी तो बन सकता है। मैं कहूंगा भाई बिल्कुल बन सकता है। ये देखो 1, 2, 3 और 4, 1-4 पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ये इसमें टोटल पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल 5 हो जाएंगे, ठीक है क्या। अरे बोलो, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। तो जैसे ही तुम्हारे सामने कोई भी फॉर्मूला आता है, सबसे पहले तो मुझे इस फॉर्मूले से यह पहचानना होता है कि वो एक्चुअली फॉर्मूला है किसका, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं समझ में आएगा तब तक मैं उसके आइसोमर कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि कौन कहां प्रेजेंट होगा, स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, है ना, फिर आइडिया नहीं लगा सकता मैं। इसलिए सबसे पहले आप उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला करो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको बहुत हद तक आइडिया दे देगा, काफी हद, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। इससे आपका क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवीजन बहुत बढ़िया ढंग से होने वाला है। देखो क्या कहता है, आपके सामने 2 कंपाउंड लिखे हुए, कहता है कि इनमें ये किसके एग्जाम्पल है। देखो बेटा, सबसे पहले तो जब भी जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा करो, ठीक है बेटा। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है, 3, 2, 5 और 1, 6, C2H6O है। और इसका भी फॉर्मूला लिखो, ये भी C2H6O है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। अब बात ये आती है कि कौन से आइसोमर होंगे, तो आप चीज चेक कर लो। इसमें देखो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जनाब, दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज ईथर, ये क्या है ईथर। और अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। कुछ याद आ रहा है तुम्हें, कुछ याद आ रहा है तुम्हें, बिल्कुल याद आ रहा है सर। फंक्शनल आइसोमर हमने कल काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। ओहो, एकदम धांसू क्वेश्चन है, एकदम प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, है ना। ये खास मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन करके ना तुम्हें मजा आने वाला है, ठीक है। देखो इधर एक फिनाइल रिंग दे रखी है, बीच में CH2 ले रखा है, बीच में इधर भी एक फिनाइल रिंग ले रखी है, ठीक है। और इसका कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, आप बताइए इसके टोटल कितने आइसोमर बन सकते हैं अगर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने बेटा सिर्फ, अगर क्या करे, इफ वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ए क्लोरीन एटम। इस पूरे फॉर्मूले में अगर एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं किससे, क्लोरीन से, तो टोटल कितने आइसोमर इसके पॉसिबल है, ठीक है ना। मतलब टोटल कितनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आप इसकी बना सकते हो, आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है, ठीक है। स्टार्ट करें क्या बनाना करे बनाना। चलो देखो जरा बेटा, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, बिड़ते ये वाला जो कार्बन है ना, इससे जो अटैच हाइड्रोजन है इसी को हटा देता हूं मैं, हटा दूं। तो जैसे ही ये वाला हाइड्रोजन हटाऊंगा, पहला जो कंपाउंड है वो ये बन सकता है, ये देखो पहला ये बन गया,
एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन मैंने जोड़ दिया, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और देखो सर, एक बात और बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है, देखो यहां पर भी तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं सर, यहां पर भी तो हाइड्रोजन है हर तरफ, दूर दूर तक हाइड्रोजन का राज है यहाँ। मैं कहूंगा भाई बिल्कुल राज है, तो हटा दे फिर, देखा नहीं जा रहा तेरे से तो आपने क्या किया, आपने क्या किया है, ये CH2 रहने दिया, आज जो आपने हाइड्रोजन हटाया ना, वो कहां से हटाया, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये बन जाएगा। अरे बोलो, बनेगा ना। अब चाहे इधर वाला हाइड्रोजन हटाओ, चाहे इधर वाला हाइड्रोजन हटाओ, बात तो एक ही है, दोनों में से कोई भी एक हटा दो, ये वाला एक बन जाएगा। सर अगर ये बन गया ना, तो अब इससे हमें आइडिया लग रहा है क्या, कि हाइड्रोजन इसकी बजाय अगर मैं इस हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर दूं, सर आप ये वाला हाइड्रोजन मत हटाओ, आप क्या करो, ये वाला हाइड्रोजन हटा दो, तो ये और ये दोनों अलग अलग है ना। अगर इस कार्बन को मैं नंबर 1 दूं, इसको 2 दूं, तो यहां पर क्लोरीन सेकंड पोजीशन पे लगा है। अगर इसको मैं नंबर 1 दूं, 2 दूं, 3 दूं, तो क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे लगा है। तो ये भी तो एक अलग आइसोमर हो सकता है कि नहीं हो सकता, दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन आपका जो हेलोजन है, जो क्लोरीन है, उसकी पोजीशन अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स है, ठीक। अच्छा सर फिर तो ना आप ये भी बना दो, देखो जी, आपने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन हटा के ये क्लोरीन लगा दिया, तो अब की बार फिर से क्लोरीन की पोजीशन चेंज होगी, ठीक। अब कोई ये सोचे सर आप इधर वाली रिंग के हाइड्रोजन क्यों हटा रहे हो, आप इधर वाले की भी तो हटा सकते हो। अरे वो बात एक ही है भाई, इधर वाली के हटा, इधर वाली के हटा, बात एक ही है, दोनों है तो सेम ही ना, लेकिन हाइड्रोजन एक ही हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना है, ठीक है। तो जब मैं एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाऊंगा, तो यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई टोटल कितने आइसोमर हो गए, 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 4 आइसोमर्स टोटल इसके बनने वाले हैं। समझ में आ गया आपको बात, एकदम बढ़िया ढंग से, कोई डाउट नहीं है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, और आपको क्या करना है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो कहता है कि डाई मिथाइल ईथर एंड इथेनॉल, डाई मिथाइल ईथर मतलब ये वाला, ये है आपका डाई मिथाइल ईथर, और ये है इथेनॉल। बेटा अल्कोहल और इथेनॉल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, इसमें लिखा है चेन आइसोमर है, सरासर झूठ बोल रहा है, तक नफरत है मुझे झूठ बोलने वाले से। इथेनोइक एसिड एंड मिथाइल कहता है इथेनोइक एसिड एंड मिथाइल मेलेनोएट आर पोजिशनल आइसोमर्स। बेटा ये है एसिड और ये है एस्टर, एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ना कि पोजिशनल। हमने ना ले रखी है, हाँ ठीक है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक। अच्छा जी थर्ड पे आ जाओ, प्रोपेन वनॉल, प्रोपेन वनॉल का फॉर्मूला बेटा ये होता है, ठीक है ना, ये देखो प्रोपेन वनॉल है, और यहां पर कह रहा है प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3 कार्बन और यहां OH लगा दो, तो दिस इज योर प्रोपेन टू ऑल। मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर जो आपका OH ग्रुप है उसकी पोजीशन फर्स्ट है, यहां पर जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन सेकंड है। मेन कार्बन चेन में सेम कार्बन हो, लेकिन अगर आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, दैट मींस वो एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है। यहां पर कह रहा है एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन फंक्शनल आइसोमर है, बिल्कुल नहीं होगा, ये पोजिशनल आइसोमर, ठीक है ना। समझ में आ गई बात आपको, अगला क्वेश्चन करें, चलिए जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ, हाँ इन दोनों में रिलेशन बताना है। देखो मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहां पर 1 2 3 4 5 और 6।
तो इधर 7 कार्बन है और इधर 6 कार्बन है, लेकिन एक चीज आप नोटिस करो, मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट डिफरेंट है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो आप देखोगे ना तो सेम ही है, बट जो मेन कार्बन चेन है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट डिफरेंट है, दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स होंगे बेटा? चेन आइसोमर्स होंगे। कौन से आइसोमर होंगे? चेन आइसोमर्स। क्या ये बात आपको समझ में आई मेरी? क्लियर है सब लोगों को? एकदम बढ़िया ढंग से, कोई दिक्कत है नहीं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ए और बी में आपसे रिलेशन पूछ रहा है। देखो इसको आप गौर से देखो, ये है सी, ये है सी, ये ऐसा है कुछ CH2 CH OH OH, एक ही कार्बन पे 2 OH लगे हुए, और यहां पर क्या है? CH2 CH2 OH OH। चेक करो, मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां CH3 है बेटा। मेन कार्बन चेन में यहां पर भी 2 कार्बन है, मेन कार्बन चेन में यहां पर भी 2 कार्बन है। ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है ये 1 पोजीशन पे लगे हुए हैं। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 1 1। और बेटा यहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 1 2। सर केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, आपका मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है। डिफरेंस किस बात का है? कि जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दीज टू आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यही बात आपको समझ में आ गई क्या? हाँ जी बोलिए जनाब, ये क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो ये 2 कंपाउंड लिखे हुए, पूछता है ए और बी एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? चेन, पोजिशनल, मेटामर्स और फंक्शनल आइसोमर। कितने कार्बन है यहाँ? 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, मतलब 1 2 3 4, और ये लगा हुआ है O। तो ये क्या है बेटा? कीटोन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है आपका कीटोन। यहां पर चेक करो, 1 2 3 4, यहां पर भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन लास्ट वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH लिखा है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड। और कीटोन और एल्डिहाइड एक दूसरे के कौन से आइसोमर होते हैं? फटाफट बोलो, क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अरे बोलो जरा, आपको समझ में आ रही है यहां तक बात? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोमर्स? इसमें से कौन से पेयर ऐसे हैं जो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? बेटा आइसोमर की पहचान क्या होती है? आइसोमर जो होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आप चेक करो एक बार फटाफट से। वाह, देखना जी, इसमें बेटा कितने कार्बन है? सर इसमें 2 कार्बन है, और यहां पर कितने? 3। इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला ही सेम है, नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाओ। ये देखो बेटा, 1 2 2 कार्बन है, यहां पर भी 2 कार्बन है। यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 2 3 और 1 4। यहां पर कितना है? 6 हाइड्रोजन है। यहां दोनों का भी केमिकल फॉर्मूला सेम नहीं है, ये भी एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। बेटा हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5, 2 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C4H10। यहां पर आओ, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 3 9 और 1 10। सर दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, और दोनों की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। बेटा देखो ना, ये 4 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही कार्बन है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए? चेन आइसोमर हो, ठीक है ना? तो ये आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो जी, तो इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक, जो लास्ट चैप्टर में जो जो हमने चीजें पढ़ी थी लास्ट वाले सेशन में, सारी हमने रिवाइज भी कर ली। आज एक बार फिर से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, जिससे हमारा ये जो टॉपिक है एकदम पक्का हो चुका है ना। इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करके नहीं आओगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग आज जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, लास्ट आइसोमेरिज्म बची हुई थी जिसका नाम है क्या? टॉटोमेरिज्म, उसको आज वाली क्लास में कवर करने वाला है, ठीक है। तो आइए, टोटोमेरिज्म, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था बेटा, इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा टोटोमेरिज्म को, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में?
सबसे पहले टोटोमेरिज्म यहां पर पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा बहुत पोर्शन, और एक टोटोमेरिज्म जब जीओसी खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको वापस बताऊंगा, या फिर जीओसी के लास्ट में बता दूंगा। दोनों में अलग अलग क्यों करवा रहा हूं? बिकॉज जीओसी का कुछ टॉपिक रिक्वायर्ड है इस टोटोमेरिज्म को समझने के लिए, ठीक है? वो पढ़े बिना हमें पूरा टोटोमेरिज्म अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो फिर अगर नहीं समझ में आए तो बाद में ही कर लेंगे हम, ऐसी क्या यहां पर टेंशन है, ठीक है ना? बट क्योंकि आइसोमेरिज्म चल रहा है तो एक बार टोटोमेरिज्म को इंक्लूड करना जरूरी है। मैक्सिमम पोर्शन यहां हो जाएगा, एक पोर्शन होगा जो यहां नहीं होगा, उसको जीओसी के बात करेंगे, ठीक है? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें, है ना? आपको तो पढ़ने से मतलब है, आज पढ़ाओ, बाद में पढ़ाओ, कल पढ़ाओ, परसों पढ़ाओ, लेकिन सर पढ़ा दो बस आप तो, में है ना? ठीक है जी, वो सारा मैं करवा दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। तो जनाब टोटोमेरिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हो। टोटोमेरिज्म का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, देखना। जैसे यहां पर एक कार्बन है, यहां C डबल बॉन्ड O लिखा है, यहां पर एक कार्बन है, इस कार्बन की ये वैलेंसी है, ठीक है? इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन। आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सर फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, यही है ना बेटा? अरे बोलो ना यार, यही तो है ना आपका फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अच्छा सर एक चीज देखो, इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला जो कार्बन है उसको मैं बोलूंगा अल्फा कार्बन। क्या बोला जाता है? अल्फा कार्बन। C डबल बॉन्ड O जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बिल्कुल पास वाला कार्बन, तो ये पास वाला कार्बन इधर वाला भी हो सकता है और ये इधर वाला भी हो सकता है, तो इनको क्या कहा जाएगा? अल्फा कार्बन। क्या, वापस बोलो, क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो उस हाइड्रोजन को बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है उसको? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। यहां तक समझ में आ रही है? अब देखो हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट गया। जब ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये अकेला हो गया। ये पहले किसके साथ जुड़ा हुआ था? कार्बन के साथ। आज ये अकेला हो गया क्योंकि कार्बन ने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया है। जब ये अकेला हुआ, एक चीज और सुनो, ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक पाई बॉन्ड था, देखो डबल बॉन्ड है, डबल में बेटा एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, तो हो क्या रहा है कि आपका जो ये पाई बॉन्ड है यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया। सर एक बार बना के बताओ आप कैसे आया? देखो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो एक बॉन्ड तो पहले से था, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे बोलो ना यार। और ये जो एक बॉन्ड यहां टूटा तो ये जो यहां से हाइड्रोजन निकला था वो ऑक्सीजन के पास चला गया, ऐसे। सॉरी इस पे नहीं होगा, वो इस वाले पे होगा। चेक करो, ये जो हाइड्रोजन था वो किसके पास चला गया? ऑक्सीजन के पास। ये जो हाइड्रोजन इसके पास जुड़ा हुआ था कहां चला गया? ऑक्सीजन के पास। और कार्बन ऑक्सीजन वाला जो डबल बॉन्ड था वो यहां आ गया। देख रहे हो? अरे ये बात समझ में आई क्या तुम्हें? तो अगर आप ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को बोला जाता है बेटा कीटो ग्रुप। क्या बोला जाता है इसको? दिस इज नोन एज कीटो। और इसमें चीज चेक करो, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच एक तो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, और एक है डबल बॉन्ड मतलब इन प्रेजेंट है, और यहां पर क्या प्रेजेंट है? ओल, अल्कोहल। तो इस फॉर्म को बोला जाता है इनॉल फॉर्म। इन दोनों का क्या केमिकल फॉर्मूला सेम होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल सेम होगा। डिफरेंस किस बात का है? सिर्फ डिफरेंस तो इस बात का है कि ये वाला हाइड्रोजन पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, यहां पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया? ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक एटम को छोड़ के कहां चला गया? दूसरे एटम के पास चला गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो केमिकल फॉर्मूला तो चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ग्रुप हटा थोड़ी ना है, सिर्फ एक जगह से छोड़ के दूसरी पे आ गया। कैसे आया वापस समझ लो। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो था वो यहां से टूटा, ये वाला जो बॉन्ड था यहां शिफ्ट हो गया, और ये जो हाइड्रोजन था ऑक्सीजन के पास चला गया। सिंपल। इसको बोला जाता है कीटो फॉर्म, दिस इज नोन एज इनॉल फॉर्म।
अब इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है क्या? सर बिल्कुल अलग अलग है। यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है, तो ऑब्वियस है इन दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनको बोला जाता है बेटा टोटोमर्स। क्या कहा जाता है? टोटोमर्स। केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है ही। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने ऐसी आइसोमेरिज्म अभी तक कोई भी नहीं पढ़ी कि जिसमें कोई एटम एक पोजीशन से हटके दूसरी पोजीशन पे जाता हो। यहां पर जो कार्बन था अपनी, ये जो हाइड्रोजन था, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ऐसा अगर कोई एटम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा हो और उससे अगर कोई दूसरा आइसोमर बने तो उनको बोला जाता है टोटोमर्स। क्या कहा जाता है उनको? टोटोमर्स। तो ये एक दूसरे के क्या है बेटा? टोटोमर्स है। अब बताओ इनकी खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसमें रहते हैं इक्विलिब्रियम। ये क्या बेटा? ये जो साइन है ना, ये किसका है? इक्विलिब्रियम का। इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। डायनामिक का मतलब होता है इक्विलिब्रियम भी है और साथ में काम भी चल रहा है ना, प्रोसेस भी हो रहा है। इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री तुम पढ़ के आए हो, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम एक्सपर्ट बन गए हो, मैंने ऐसा सुना है। सुधांशु सर बता रहे थे कि तुम एकदम जबरदस्त एक्सपर्ट हो। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में प्रेजेंट होंगे बेटा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो? ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें वापस कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह की आइसोमेरिज्म अभी तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में नहीं पढ़ी थी। तो क्योंकि ये जो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये जो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इस आइसोमेरिज्म को डायनामिक आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। यह आइसोमर बना किस वजह से है? हाइड्रोजन के ट्रांसफर की वजह से। हाइड्रोजन था वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा था, उससे आपका बन गया क्या? आइसोमर, टोटोमर बन गया। तो इस तरह के आइसोमर्स को बोला जाएगा टोटोमर्स। और क्योंकि हाइड्रोजन एक से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, ऑसिलेट करता है, यहां से यहां, वापस यहां, वापस यहां, वापस यहां, वापस यहां, वापस यहां, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती। समझ में आ रही मेरी बात? तो सर आपने तो ये पढ़ाया था कि जो कीटो और इनोल होता है, इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें इनोल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी तो हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल है। मतलब ये जो आपकी टोटोमेरिज्म है बेटा, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, अगर मान लो कहीं पर भी तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो, मान लो पूछा है कि ये और ये वाली फॉर्म, ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, एक ही ऑप्शन दिया है, मतलब एक ही ऑप्शन चूज करना है, उसमें फंक्शनल भी है और टोटोमर भी है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे बेटा? टोटोमरिज्म को प्रायोरिटी दोगे। किसके कंपैरिजन में? फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, बट अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना हो, आप किसको चूज करोगे? टोटोमेरिज्म को चूज कर। समझ में आ रही मेरी बात आपको? अरे बोलो यार, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अब देखो इसके बारे में जो जो चीज लिखनी थी वो हम लोगों ने समझनी है। देखो जी ये लिखा हुआ समझना जरा बेटा क्या कहता है। लिखता है कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच टू आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये जो दोनों आइसोमर थे, ये एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है इट अराइजेस, ये आइसोमेरिज्म हो क्यों रही है? ड्यू टू रैपिड ऑसिलेशन। तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा ऑसिलेशन, ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है, घूम रहा है, वो नहीं होता वो अरे वो पढ़ते हो ना यार फिजिक्स में, पेंडुलम ऑसिलेट करता है इधर से उधर, है ना। तो वैसे ही यहाँ जो हाइड्रोजन है ना आपका, ये भी एक जगह पे टिका हुआ नहीं है। यहाँ पर कार्बन के पास था, कल ऑक्सीजन के पास चला गया, वापस कार्बन के पास, वापस है ना। तो ये आइसोमेरिज्म के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये हाइड्रोजन का मूवमेंट एक से दूसरी जगह पे। ठीक है, दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है रैपिड ऑसिलेशन ऑफ एन एटम। और ये जो एटम होता है जनरली कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एक से दूसरी जगह पर ऑसिलेट कर रहा है,
इस वजह से जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम लोग ये वाली आइसोमेरिज्म टोटोमर बोलते हैं। देखो इसका जो सबसे फेमस नाम है वो तो टोटोमेरिज्म ही है ना, और यही तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा। कुछ जगह पर इसको प्रोटोट्रोपी भी लिखा होता है। प्रोटोट्रोपी क्यों? हाइड्रोजन मूव कर रहा है एक से दूसरी जगह पर, ऑसिलेट कर रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम प्रोटोन कहते हैं। तो ये प्रोटोट्रोपी वहीं से आया नाम, H+ है ना, उसको प्रोटोट्रोपी कहा जाता है। दैट्स वाई प्रोटोट्रोपी भी कहते हैं इसको। बेटा क्रिप्टोमेरिज्म भी कहा जाता है ना, डेस्मोट्रोपिज्म भी कहा जाता है, इसको डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ये इसके अलग अलग नाम है। अगर ये नाम तुम्हें याद रहे बहुत बढ़िया बात है, ना भी याद रहे आपकी सेहत पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कोई बोलेगा साहब हमारी सेहत पे तो वैसे नहीं फर्क पड़ता। सेहत का मतलब है कि वैसे तुम क्वेश्चन कर लोगे, है ना, समझ जाओ। सेहत पे वैसा नहीं कि तुम कुछ बीमार हो जाओगे या कुछ हट्टे कट्टे हो जाओगे, मोटे ताजा हो जाओगे, है ना, ऐसा नहीं है। तो इसको क्या कहते हो आप? क्रिप्टोमेरिज्म भी कहते हो बेटा इसको। क्या ये, अरे वो क्रिप्टो, वो वाली क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है, क्रिप्टो करेंसी से है। इसको डेस्मोट्रोपिज्म और डायनामिक आइसोमेरिज्म या फिर प्रोटोट्रोपी भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब चलो कुछ और नोट में काम की छोटी छोटी मगर मोटी बातें देख लेते हैं। देखो क्या कहता है कि टोटोमर्स आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर। बेटा टोटोमर क्या होते हैं? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, मैं तुम्हें बता चुका हूं। टोटोमर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सो दिस टोटोमेरिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। द प्रोसेस कैन बी कैटलाइज्ड बाय द एसिड एज वेल एज बेस। देखो जी, अब ये जो प्रोसेस होता है ना कि हाइड्रोजन यहां से इधर आ रहा है, इस प्रोसेस के पीछे कैटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कैटलिस्ट आपका H+ भी हो सकता है, ये कैटलिस्ट आपका OH- भी हो सकता है। ठीक है ना। अब क्योंकि हम लोगों ने अभी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ी है, दैट्स वाई मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि यहां H+ और OH- क्या कर रहा है। एक चैप्टर आएगा हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर देखना इसकी पूरी मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, या फिर GOC के लास्ट पार्ट में जब हम लोग इसको वापस पढ़ेंगे, उस केस में भी मैं आपको इसकी जो मैकेनिज्म है कि ये H+ या फिर OH- ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है कि ये वाला इसमें कन्वर्ट हो गया है, ये भी हम लोग वहां पर देख लेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए ध्यान रखो। तो ये वाली जो आइसोमेरिज्म होती है बेटा, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एक कैटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, वो यहां पर लिखा है कि दिस प्रोसेस कैन बी कैटलाइज्ड बाय द एसिड एज वेल एज बेसिस। ठीक, अच्छा, अब बात ये आती है कि सर एक बात बताओ आप, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है क्या, कोई कंडीशन है क्या टोटोमेरिज्म की? है बेटा, एक मिनट रुकना। नीट में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इस बात पे कि बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस हैं कब करेगा कब नहीं करेगा, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटोमेरिज्म शो करने के पीछे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्या कोई स्ट्रक्चर में खास बात होनी चाहिए? दो रिक्वायरमेंट आपके सामने लिखी हैं। क्या? कि कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड। आपकी जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। नाइट्रोजन हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, और वो किससे जुड़ा होना चाहिए? एक मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, ये वाला जो एग्जांपल था, इसमें देखो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था ऑक्सीजन, वो एक डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा होगा, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, है ना, जैसे मान लो N डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, या फिर C डबल बॉन्ड N प्रेजेंट है, ऐसा C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, ऐसा एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होना जरूरी है, तभी वो आपका आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा, टोटोमेरिज्म। ये तो है फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही वाला टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ही, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है कि कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन ऑफ द मॉलिक्यूल।
ये देखो वापस आ जाओ आप, जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था ये जो ग्रुप है इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, और ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, जिसको आप क्या कहोगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब आप खुद सोच के देखो, अगर इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट ना हो या फिर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, तो बेटा आप भेजोगे किसको, इधर से उधर किसको भेजोगे? मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? अरे बोलो ना यार, अरे बोलो यार। तो अगर हाइड्रोजन ही नहीं हुआ तो हाइड्रोजन का एक्सचेंज नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये आइसोमेरिज्म भी शो कंपाउंड नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो ये रिक्वायरमेंट है, अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, जिसको मैंने अल्फा हाइड्रोजन नाम दिया है। ठीक है, ये दोनों रिक्वायरमेंट समझ में आई? अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इस पे। अच्छा, एक चीज और देखो, वैसे तो बहुत सारी तरह की टोटोमेरिज्म पॉसिबल होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो एक टोटोमेरिज्म है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में है, उसको बोला जाता है कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। देखो ये ना कीटो इनॉल, इसको कीटो बोला गया, इसको इनॉल फॉर्म बोला गया ना, तो यही हमारे सिलेबस में है, इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है सर। सर अब कुछ क्वेश्चंस करवा दो जिससे हम ये अंदाजा लगा पाए कि कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। टोटोमर बनाने की ट्रिक क्या, हालांकि अब आप ट्रिक तो सीख ही गए हो कि आपको क्या करना होता है। जब भी टोटोमर बनाते हो एक से दूसरा टोटोमर, तो जो पोजीशन है अल्फा हाइड्रोजन की और पाई बॉन्ड की, उसको इंटरचेंज कर देना होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, आपके सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ है, ये वाला, समझना, ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा क्या, तो आप में से कई लोग बोलेंगे सर बिल्कुल करेगा, इसमें दिक्कत क्या है। देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ के पास में एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, और अल्फा कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। दिक्कत क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो होगा क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोजन को भेज दो किसके पास, ऑक्सीजन के पास। देखना, अगर मैं इस ऑक्सीजन को नंबर दे दूं 1 2 और इस कार्बन को नंबर दे दूं 3, ठीक है, ऑक्सीजन को नंबर 1 2 3, तो आपका जो हाइड्रोजन है, जो आपका हाइड्रोजन है, वो यहां से हटेगा और कहां चला जाएगा, फर्स्ट एटम के पास। ठीक है, और हाइड्रोजन यहां से हटके कहां चला गया, थर्ड एटम से कहां चला गया, फर्स्ट के पास। और ये वाला जो यहां से हाइड्रोजन आया ना, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाए। वापस समझो क्या किया है, ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, इसको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको डबल बॉन्ड को यहां भेज दो, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेज दो। ठीक है ना, तो इसका जो टोटोमर बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा, देखना, CH2, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये जो आपका कार्बन था ऊपर चला गया OH, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो ये क्या है बेटा, इनॉल, और इस फॉर्म को क्या बोला जाएगा, कीटो। ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर ये कैसी बात कर रहे हो, ये तो एल्डिहाइड है, आप इसको कीटो क्यों बोल रहे हो। बेटा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कीटोन है, डिफरेंस है। टोटोमेरिज्म में अगर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कीटो ग्रुप बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ये नहीं है, इस फॉर्म को ही कीटो बोला जाता है, चाहे अब उसमें एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। अगर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है तो दैट इज नोन एज कीटो। क्या बोला जाएगा इसको, कीटो, और ये वाला है इनॉल। और एग्जांपल दूं क्या, समझ में नहीं आया तो और एग्जांपल दूं, चलो दो सर दे दो ना एग्जांपल, तो खूब सारे दे दो ताकि हम एकदम बढ़िया ढंग से समझ लें। अब देखो यहां पर जो आपका हाइड्रोजन था वो कहां से कहां शिफ्ट हुआ है, थर्ड से 1 पे शिफ्ट हो रहा है ना, तो थर्ड से हटाओ 1 पे भेज दो, तो इसको 1 3 शिफ्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको बेटा, हाइड्रोजन क्योंकि फर्स्ट एटम से थर्ड एटम की तरफ जा रहा है, या फिर थर्ड एटम से फर्स्ट एटम की तरफ जा रहा है, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है, 1 3 शिफ्ट भी कहा जाता है। आपकी मर्जी है, 1 3 भी आप कह सकते हो इसको। अच्छा, और देखो एग्जाम्पल, यहां पर देखो सर,
क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल करेगा। देखो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर भी अल्फा कार्बन है, यहां पर भी अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन वाला इधर वाला हाइड्रोजन भी शिफ्ट हो सकता था, इधर वाला भी शिफ्ट हो सकता है। हाइड्रोजन दोनों के पास ही प्रेजेंट है, और अगर ये अल्फा कार्बन प्रेजेंट है इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो क्या करना है मुझे? अगर मान लो मैं इसको नंबर दे दूं 1, इसको नंबर दे दूं 2, इसको दे दूं 3, किसी को भी दे दो, बोले 1 2 3 कर दो, 1 2 3 कर दो, एक ही बात है। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसको यहां भेज दो और हाइड्रोजन को यहां से उठा के ऑक्सीजन के पास भेज दो, खत्म। तो इसका टोटोमर क्या बन जाएगा बेटा? एक बार चेक करना जरा। CH3 CH डबल बॉन्ड C OH CH3, ये बन जाएगा। अरे बोलो ना यार, समझ में आ रही मेरी बात आपको? पक्का ढंग से क्लियर हो गया? अब देखो, एक मैं छोटी सी चीज आपको और बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखो इस कंफ्यूजन को भी मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूं। ये है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है। यहां पर एक कार्बन जुड़ा होगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहां पर भी एक कार्बन जुड़ा होगा, मान लो यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है बेटा। इसको मैं अल्फा कार्बन तभी कहूंगा, इसको मैं अल्फा कार्बन तभी कहूंगा जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। इसको मैं अल्फा कार्बन तभी कहूंगा जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। C डबल बॉन्ड O के जस्ट पास वाला कार्बन, सिर्फ इतना नहीं चेक करना है, आपको यह भी चेक करना है कि जो जस्ट पास वाला कार्बन है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज है या फिर sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसको अल्फा कार्बन कंसीडर नहीं किया जाएगा, sp3 है तभी उसको अल्फा कार्बन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। तो कई बार वो sp2 वाला भी दे देता है और आप लोग गलती कर देते हो उसमें, लेकिन आप समझदार हो गए हो, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेहनत के साथ पढ़ रहे हो, एकदम पूरा डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ये गलती करके नहीं आओगे। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना जरूरी है और उससे एक हाइड्रोजन होना जरूरी है ना, तब वो जाके आपका टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई क्या? देखो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, है ना। ऐसे खूब सारे एग्जांपल करेंगे ना तो हर चीज समझ में आएगी। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूं ये वाला ऐसे दिया हुआ है कंपाउंड, आपसे पहले तो ये पूछे कि बताओ ये टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल करेगा। देखो ये है कार्बन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये देखो यहां पर भी हाइड्रोजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये वाला भी अल्फा कार्बन है। कैसे पता लगा मुझे sp3 है? सर ये वाला कार्बन कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, इसका मतलब ये sp3 है, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहो वो वाला हाइड्रोजन आप शिफ्ट कर सकते हो। तो देखो क्या करना है इसमें, आपको इसमें करना ये होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो तो यहां शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन को यहां से हटा के किसके पास भेज दो? ऑक्सीजन के पास भेज दो, बस खत्म। तो इसका क्या बन जाएगा? टोटोमर क्या बनेगा? फटाफट बोलो बेटा। यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, ये हो गया OH, बस ये हो गया आपका इनॉल और ये वाला है आपका कीटोफॉर्म। अरे बोलो ना यार, समझ रहे हो क्या मेरी बात? लेकिन अगर मान लो ऐसा हो, आप इधर से भी हटा सकते थे बेटा, है ना। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसको भी यहां भेज सकते थे, आपकी मर्जी है। यहां भेज के डबल बॉन्ड यहां आ जाता, दोनों साइड में से कहीं पर भी। अगर मान लो ऐसा होता अगर ऐसा होता, ऐसा लिखा है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन अब की बार अल्फा कार्बन किसको कंसिडर किया जाएगा? बहुत ही प्यारा एग्जांपल। ये जो कार्बन है बेटा, चेक करो, ये वाला कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब ये अल्फा कार्बन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। ये जो कार्बन है कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दैट मींस ये वाला अल्फा कार्बन है और इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेज दो और ये जो डबल बॉन्ड है उसको यहां लगा दो, ठीक है ना बेटा जी। तो इसका जो आपका टोटोमर बनेगा, इसका जो टोटोमर बनेगा वो कौन सा होगा? देखो इस तरह से होगा, ये तो एज इट इज ऐसे पड़ा रहेगा, यहां पर OH आ जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर इसी में एक और वेरिएशन दे दूं मैं तुम्हें, मान लो क्वेश्चन वाला ऐसा कह देता तुमसे, पूछता कि क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, तब आप हो गए हो समझदार, है ना। तुम कहोगे क्या? सर C डबल बॉन्ड हो तो अच्छी बात है, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है,
है ना, और इसका मतलब इसको मैं अल्फा कार्बन कंसीडर नहीं करूंगा, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं होगी। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ही नहीं है, इसका मतलब ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जो आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस तक ले जाके हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है। टोटोमेरिज्म ऐसा टॉपिक है जिससे लोग कांपते हैं, जिससे बच्चे डरते हैं कि यार पता नहीं टोटोमेरिज्म का क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं एक एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज को आपको टोटोमेरिज्म वाले लेक्चर में बताने वाला हूं, ठीक है। समझ में आ रही है यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। नहीं है? ये वाले समझ में आए ना? ठीक है। हाँ जी, तो बेटा देखो जरा क्वेश्चंस वापस हम लोग देख लेते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज टोटोमेरिज्म एंड विच नॉट। इनमें से कौन से कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उस पर जो अटैच हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन गिनना है। यहां पर देखो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप तो दिख रहा है मुझे, लेकिन इसके पास कोई अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये वाला टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, इसमें भी आओ देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप तो प्रेजेंट है, इधर एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और उसके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये वाला टोटोमेरिज्म शो करेगा। अरे बोलो करेगा ना? क्या आप इसका टोटोमर बना सकते हो क्या? सर अब तो हम बना लेंगे, अब हम एक्सपर्ट हो गए हैं। कैसे? इस वाले डबल बॉन्ड को यहां भेज दो, हाइड्रोजन को फर्स्ट से भेज के थर्ड पे भेज दो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 1,3 शिफ्ट, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड COH, मतलब ये वाला टोटोमेरिज्म शो करेगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये वाला जो कंपाउंड है इसको आप गौर से देखो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन बेटा इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और एक चौथा कार्बन भी जुड़ा हुआ है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इस साइड चेक करो, ये ऐसा है ना, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अब की बार ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन ये इस वाली साइड से नहीं करेगा, इस वाली साइड से करेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन को यहां भेज दोगे, ठीक है ना। तो अगर आप इसका टोटोमर बनाना भी चाहो तो आप बना सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है ना बेटा। ये डबल बॉन्ड OH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ऑल राइट, आगे आइए। अच्छा जी, इसको चेक करो, देखें। अरे इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये जो कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बेंजीन वाला कार्बन है, और इधर कोई ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसको नहीं गिनना है मुझे। इधर कोई हाइड्रोजन, इधर कोई कार्बन है नहीं, आपका अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा है ना? फटाफट मैं करवा रहा हूं एग्जाम्पल। इधर आ जाओ जरा, इसमें क्या हो रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, एक कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मुझे नहीं गिनना, मुझे क्या चाहिए, sp3 वाला। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बिल्कुल है, और इसके पास हाइड्रोजन भी है, भरमार है, 3-3 हाइड्रोजन है। तो अगर आप इसका टोटोमर बनाना चाहो तो वैसे तो तुम बना लोगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दो, हाइड्रोजन को फर्स्ट से उठा के थर्ड पे भेज दो, इसका जो टोटोमर बनेगा बेटा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। चेक करो ना महाराज, ए मुन्ना चेक करो ना, यही बनेगा ना? ठीक है जी, इधर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? सर ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, दोनों साइड sp3 वाला चाहिए, इसमें क्या है, दोनों साइड sp2 वाला है, मतलब ये टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, अल्फा कार्बन ही इसके पास प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा आपका CO ग्रुप, इसके जस्ट पास में ये रहा कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है मुन्ना, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मुझे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे एक हाइड्रोजन चाहिए, एटलीस्ट वन। ये sp3 तो है लेकिन कोई हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। यहां पर ये वाला जो कार्बन है ये भी sp3 है, लेकिन इसके पास भी कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, ये रहा आपका CO ग्रुप, कीटो ग्रुप, इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, मुझे कौन सा चाहिए, sp3। sp2 क्यों है बेटा, देखो एक पाई बॉन्ड बना रहा है,
इधर वाला जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2। क्यों? क्योंकि ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है। मुझे क्या चाहिए, sp3। जस्ट पास वाले कार्बन sp3 होना चाहिए, जस्ट पास वाला कार्बन sp2 है, तो इसका मतलब ये भी टोटोमेरिज्म शो आपका नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन, ये है अपना C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और आप चेक करो इसका जो पड़ोसी कार्बन है ये वाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। देखो ये वाला कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन ही एक पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। मुझे नहीं गिनना, मुझे क्या चाहिए, sp3 वाला चाहिए। ठीक, अच्छा अब आ जाओ आप इस वाले क्वेश्चन पे। यहां पर एक चीज चेक करो, ये जो कार्बन है बेटा, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन ये sp2 है, ये गिनने में नहीं आएगा। इस वाले कार्बन को चेक करो, इस वाले कार्बन कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा बेटा, ये sp3 है और इसके पास हाइड्रोजन भी है, बस। तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। आप इसको क्या बना सकते हो, इसका टोटोमर कुछ इस तरह से बना सकते हो, ठीक है ना। समझ में तो आ गया होगा तुम्हें, ये देखो जरा ऐसे बन जाएगा, ये इसका टोटोमर बन गया। अरे बोलो ना यार, इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो ना आप। सिर्फ क्या चेक करना है, C डबल बॉन्ड O के जस्ट पास वाले कार्बन को चेक करो और ये देखो कि क्या उसके पास वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। पहले तो ये चेक करना है, अगर sp3 है तो चेक करो उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फिर नहीं। अगर है तभी वो टोटोमेरिज्म शो कर पाएगा, नहीं तो टोटोमेरिज्म वहां पर आप शो नहीं करवा पाओगे। ठीक है जी, समझ गए हो आप, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग देखो, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो तो यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें टाइप्स वगैरह के बारे में पूछ ले। आइसोमेरिज्म, ये जो टोटोमेरिज्म होती है बेटा, दो तरह की, हम लोग वैसे तो बहुत सारी तरह की होती है, मेनली हम लोग यहाँ पर 3 तरह की आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसमें टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है डायड और 1-2 सिस्टम। देखो मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया था, इसमें जो आपका हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं और इसको 3 दे दूं, तो जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर है बेटा, फर्स्ट एटम से कौन से एटम पे थर्ड शिफ्ट हो रहा है, थर्ड पे। हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है फर्स्ट से थर्ड एटम पे, दैट्स वाई इस सिस्टम को बोला जाता है 1-3 सिस्टम। और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है। लेकिन डायड या फिर 1-2 सिस्टम भी पॉसिबल हो सकता है। किस केस में हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझ ही गए होंगे 1-2 सिस्टम का मतलब क्या है। मतलब ये होगा कि जो आपका कार्बन, जो आपका हाइड्रोजन होगा, वो फर्स्ट एटम से सेकंड एटम पे ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, देखना बेटा, ये तुम्हारा देखा देखा लग रहा है, ये तो साइनाइड ग्रुप है ना, CN ग्रुप। अब यहां पर देखो, जो कार्बन है इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, जो नाइट्रोजन है इसको नंबर 2 दे देता हूं। जो आपका हाइड्रोजन था वो फर्स्ट एटम से शिफ्ट हो गया सेकंड एटम पे, तो क्या बन गया देखना जरा, ये कुछ ऐसा बन गया, ये हाइड्रोजन जो है वो जुड़ गया नाइट्रोजन से, और ये जुड़ा हुआ है किससे, कार्बन से, है ना बेटा। ये साइनाइड और ये क्या है, आइसोसाइनाइड है। इसको ऐसे भी लिखा होता है कई जगह पर N+C-, इस तरह से भी ना, तो बात एक ही है। HNC, दिस इज योर HCN, दिस इज HNC। इस पे हालांकि बहुत ज्यादा तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। इसको 1-2 सिस्टम बोला गया है बिकॉज जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट एटम से सेकंड एटम पे ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज 1-2 सिस्टम। ठीक है ना, या फिर डायड, डायड मतलब दो, डायड बोले तो दो, 1-2 सिस्टम कह दो, डायड सिस्टम कह दो, आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। ये बहुत ही आसान चीज है। दूसरा कौन सा होता था, ट्रायड या फिर 1-3 सिस्टम, ट्रायड या फिर 1-3 सिस्टम। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया ही था कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन होगी वो 1 से थर्ड एटम के पास जाएगी। फर्स्ट एटम से हाइड्रोजन निकलेगा और उसको शरण कहां मिलेगी, थर्ड एटम के साथ मिलेगी। इसका एग्जांपल मैं एक बार फिर दे देता हूं अगर आप कहो तो। ये देखो जरा, ऐसा एग्जांपल था। ठीक है बेटा, ये वाला अल्फा कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसको अगर मैं नंबर 1 दे दूं, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन था फर्स्ट से थर्ड एटम के पास जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो बनेगा वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH। इसको आप कीटो बोलते थे, इसको आप इनोल बोलते थे। ठीक है ना बेटा, ये कीटो इनोल जो टोटोमेरिज्म होती है वो ट्रायड सिस्टम या फिर 1-3 सिस्टम का पार्ट होती है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, समझ में आ रही है सारी बात, बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा,
अब देखो कुछ और ट्रायड सिस्टम भी हो सकते हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूं, है ना, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको याद रख सकते हो। कुछ अलग एग्जाम्पल है जो 1-3 सिस्टम पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। देखना जरा कौन कौन से होते हैं इसमें बेटा। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है नाइट्रो एसी टोटोमेरिज्म, है ना, नाइट्रो एसी टोटोमेरिज्म। देखना जी, ये नाइट्रो एसी टोटोमेरिज्म क्या है, ये भी 1-3 का, ये कुछ अलग टाइप की टोटोमेरिज्म है, हालांकि इन पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखना जरा, मैंने एग्जांपल लिखा है बेटा ये वाला। नाइट्रो ग्रुप तो आप जानते ही हो सारे, है ना, यही होता है नाइट्रो। अरे बोलो ना यार, यही होता है ना। तो जो आपका हाइड्रोजन था, देखो अब की बार जो हमें अल्फा कार्बन देखना है, अब की बार जो मुझे अल्फा कार्बन देखना है, वो किसके कंपैरिजन में चेक करना बेटा, किसके रेस्पेक्ट में चेक करना है। पहले हम लोग चेक करते थे किसके रेस्पेक्ट में बेटा, हम लोग पहले चेक करते थे किसके रेस्पेक्ट में, सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में। लेकिन आप याद करो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में मैंने लिखा था एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। देखो ये रहा एन डबल बॉन्ड ओ। अब मुझे चेक करना है अल्फा किसके कंपैरिजन में, एन डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये देखो दिस इज योर अल्फा कार्बन, बिकॉज ये वाला अपना sp3 हाइब्रिडाइज है। और अगर आप नंबर दोगे ना तो अब की बार इसको नंबर 1 देना है, इसको नंबर 2 देना है, इसको नंबर 3 देना है, ठीक है। तो आपको जो हाइड्रोजन है वो यहां से 1 से उठाओ 3 पे भेज दो, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच शिफ्ट कर दो, बस ये बन गया इसका टोटोमर। देखना CH3 CH डबल बॉन्ड N OH O माइनस, N पे प्लस रहेगा। तो दिस इज योर नाइट्रो एंड दिस इज योर AC, है ना, इसको AC नाइट्रो भी बोला जाता है। तो नाइट्रो AC टोटोमेरिज्म रिक्वायरमेंट बिल्कुल वैसी है अब की बार, लेकिन मुझे क्या चेक करना है, N डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में अल्फा देखना है, बस सिंपल सी बात है। ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसको मैं अल्फा कार्बन कंसीडर करूंगा। और अगर इसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है, दैट मींस ये टोटोमेरिज्म शो कर देगा। लेकिन अगर मान लो इसमें भी ऐसा होता, देखना बेटा जी, इधर स्क्रीन पे देखो, इसको पहचानते हो तुम, ये देखो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है कि नहीं है, लेकिन अल्फा कार्बन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इसके पास कहीं दूर दूर तक तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला नाइट्रो AC टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दीज आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ट्राइड सिस्टम और 1-3 सिस्टम, ठीक है। समझ में आ रही बेटा आपको मेरी बात, ठीक है सर। और आगे बढ़िए, इसी ट्राइड सिस्टम में एक और एग्जांपल भी मैं लिख सकता हूं, नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म, नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म, ठीक है ना, नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म। देखना नाइट्रोसो ग्रुप किसको बोलते हो, मैंने आपको लिखवाया था, नाइट्रोसो ग्रुप जो है बेटा किसको बोला जाता है, एन डबल बॉन्ड ओ को आप नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हो, है ना। तो लेट से मैंने एक एग्जांपल लिखा है ये वाला एन डबल बॉन्ड ओ, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। अब की बार देखो जो डबल बॉन्ड वाली बात थी वो डबल बॉन्ड कौन सा है, एन डबल बॉन्ड ओ। पिछली बार भी एन डबल बॉन्ड ओ था, कीटोइनोल में सी डबल बॉन्ड ओ होता था। तो इसके पास वाले कार्बन को मैं अल्फा कार्बन कंसीडर करूंगा, बिकॉज ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। और इसके पास एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको नंबर 2 दे देता हूं, इसको नंबर 3 दे देता हूं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को 1 से कहां भेज दो, 3 पे भेज दो, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको यहां शिफ्ट कर दो, समझ गए। ये हो गया आपका नाइट्रोसो, और इसका जो टोटोमर बनेगा, ठीक है ना बेटा। देखना टोटोमर कैसे बना है, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, बोर्ड पे हो। CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, तो बोला जाता है ऑक्साइम। दिस टोटोमेरिज्म इज नाइट्रोसो ऑक्साइम,
ठीक है ना। अगर इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करता। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? दिस इज नोन एज नाइट्रोसो ऑक्साइन। एक मिनट। थर्ड देखो जरा इसमें, ऐसे बहुत सारी होंगी बेटा, मैं 3 ही लिखवाऊंगा आपको, ऐसे बहुत और भी लिख सकते हो। इमाइन, इनेमाइन, टोटोमेरिज्म। इमाइन, इनेमाइन, टोटोमेरिज्म। ठीक है, देखना जरा ये इमाइन क्या होता है समझना। सारे लोग इधर बोर्ड पे देखो, ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH CH डबल बॉन्ड NH। अब की बार जो प्रेजेंट है कौन सा ग्रुप? CH डबल बॉन्ड NH। तो ये जो ग्रुप होता है ना बेटा, इसको इमाइन ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो अब की बार आपको जो अल्फा हाइड्रोजन देखना है वो CH डबल बॉन्ड NH के कंपैरिजन में देखना है। तो दिस इज योर अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है। अगर मैं इसको नंबर दे दूं 1, ये वाला एटम 2, ये वाला एटम 3, ये जो हाइड्रोजन है इसको यहां से भेजो, कहां भेज दो? थर्ड के पास, इस डबल बॉन्ड को। ठीक है ना, समझ में आ गई क्या आपको बात मेरी? तो बेटा इसका जो टोटोमर बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2, और इसका क्या कहा जाता है? दिस इज इन अमाइन। देखो ना, ये वाला है अमाइन और ये है इन, तो नाम बन गया इनेमाइन। प्लस अमाइन, इन का लास्ट वाला ई हट जाएगा और बन जाएगा इनेमाइन। क्या बेटा जी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या यहां तक? तो बेटा ये कुछ अलग एग्जांपल्स हैं जो ट्राइड सिस्टम के हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं फिर कह देता हूं, इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो कौन सा है? वो है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से ही आते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको वो चीज समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। एक और टोटोमेरिज्म का टाइप होता है जिसका नाम है स्पेस टोटोमेरिज्म। देखो अभी हमने 1-2 पढ़ा, हमने 1-3 पढ़ा, अब तीसरा पढ़ रहे हैं स्पेस। क्यों? बिकॉज इसमें अब नंबर नहीं पता कि एटम कहां से आएगा और कहां को जाएगा। ये 1-5 होगा, 1-7 होगा, 1-9 होगा, क्या होगा इसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है। अब इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, बट स्टिल क्योंकि ये टोटोमेरिज्म का पार्ट है, मैं आपको जरूर करवा रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी मिले तो हमारा कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। हमें तो बेटा क्वेश्चन सही करने से मतलब है कि नहीं? देखो जरा, दिल खोल के, दिल थाम के बैठिए, दिल खोल के नहीं, दिल थाम के, क्योंकि आप एक बहुत जबरदस्त चीज पढ़ने जा रहे हो बेटा। देखना जी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है क्या? अब की बार देखो दिक्कत हुई क्या है। अब की बार दिक्कत ये हुई है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो है सर, लेकिन पता है क्या हो रहा है? दिक्कत ये हो रही है कि इसके जो जस्ट पास वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन नहीं है ना। यहां पर कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। कार्बन क्या बेटा, कौन से डिग्री का है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, अच्छा, और उसके पास वाला जो कार्बन है वो भी sp2 है, मतलब इस डबल बॉन्ड के एक कार्बन छोड़ के एक और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब यूं मान लो कि 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ऑल्टरनेट पोजीशन पे। दिख रहा है आपको? 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ऑल्टरनेट पोजीशन पे। ये रहा पाई, ये वाला पाई, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस है, इसीलिए मैंने बोला ऑल्टरनेट पोजीशन पे। अब देखो, अगर मैं इसको नंबर दे दूं, इसको नंबर दे दूं मैं 1, इसको दे दूं 2, इसको दे दूं कार्बन 3, कार्बन 4, ये है कार्बन 5, तो 5th कार्बन के पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, और उसके पास जाके एक आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दिख रहा है आपको? इस 5th कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से। यस, तो स्पेस टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहां से निकलेगा, और इसको कौन बुला रहा है अपने पास? ऑक्सीजन बुला रहा है। 5th से निकल रहा है, 1st पे जा रहा है, तो देखना क्या बनेगा। अब ऐसा कब होगा सुनो, अब अगर ये यहां शिफ्ट होएगा तो सुनना, ये वाला जो डबल है वो यहां आएगा और ये वाला जो डबल है वो यहां चला जाएगा।
क्योंकि जब आप इस डबल को यहां लाओगे तो इस कार्बन की वैलेंसी तो पहले से ही 4 हो रखी है। अगर आप एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाओगे तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, जो हो नहीं सकती। तो ये वाला जो डबल है यहां आ जाएगा और ये वाला डबल आगे चला जाएगा। ऐसा करने के बाद जो आपका इसका टोटोमर बना है, सुनना देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C, OH और इस पे आपका H लगा हुआ है। तो दिस इज योर कीटो फॉर्म एंड दिस इज योर इनॉल फॉर्म, है ना। वैसे देखो तो ये 2 डबल बॉन्ड आ रहे, इसमें सही बनाया ना हमने। देखो इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, फिर उसके बाद इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन था फर्स्ट से 5th पे शिफ्ट हुआ है, दैट्स वाई इसको 1,5 शिफ्ट भी बोला जाता है। लेकिन मैं फिर कह देता हूं, इस 1,5 शिफ्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या है, कि ये जो डबल बॉन्ड है उनकी ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल ही होना चाहिए, कोई और ग्रुप प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात, ये चीज क्लियर है। देखो इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसमें एक चीज चेक करो, ये है ऑक्सीजन को नंबर 1 दे रहा हूं, दिस इज 2, 3, 4 और 5, यहां पर हाइड्रोजन लगा है, यस। और ये जो डबल बॉन्ड है इसकी ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल है, और उसके बाद वाले कार्बन पे एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, 2 है हालांकि, हमें तो एक से जरूरत है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वापस से ये वाला जो हाइड्रोजन होगा यहां से निकलेगा और कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। और ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। बेटा ये रेजोनेंस में पढ़ाया जाता है ऐसा, है ना। हालांकि इसीलिए मैंने कहा था इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट स्टिल आप इसको ध्यान में रख सकते हो। इसको स्पेस टोटोमेरिज्म कहा जाता है। ये 1,5 भी हो सकता है, देखो यहां OH हो गया, डबल यहां आ गया, डबल यहां आ गया, ये तो डबल था ही। तो क्या बन गया, ये दिस इज योर फिनॉल बन गया। क्या बन गया बेटा, ये फिनॉल बन गया। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये भी शिफ्ट कौन सा है, 1,5 शिफ्ट है। लेकिन ध्यान देना है ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल ही आना चाहिए, है ना। ऑल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही होना जरूरी है, कोई दूसरा ग्रुप नहीं आ सकता। अब देखो इसमें और भी एग्जांपल हो सकते हैं, सुनना। जैसे मान लो यहां लिखा आपका C डबल बॉन्ड OH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, यहां लिखा है CH3। अब देखो ऑल्टरनेट पोजीशन पे 2 पाई बॉन्ड, फिर उसके बाद फिर से पाई बॉन्ड, और यहां पर जाके एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मुझे मिला है। ध्यान देना है ये डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं हो सकता। तभी मुझे स्पेस टोटोमेरिज्म के बारे में सोचना है। अगर मैं जिस कार्बन को, इसको अगर मैं नंबर ऑक्सीजन को 1 दे देता हूं, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देखो 7th कार्बन पे जाके एक हाइड्रोजन मिला है मुझे। तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से शिफ्ट होगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड होगा यहां चला जाएगा, ये वाला पाई यहां चला जाएगा, ये वाला पाई यहां चला जाएगा। ठीक है ना, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, देखना जरा क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड COH, ये बन जाएगा। तो ये कौन सा शिफ्ट हो गया बेटा, दिस इज योर 1,7 शिफ्ट। तो 1,9 भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो एक और डबल बॉन्ड आ गया यहां पर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहां हो रहा था और उसके बाद वाले कार्बन पे जाके एक sp3 कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होता, तो उसको मैं 1,7 शिफ्ट की बजाय 1,9 शिफ्ट कह देता। तो ये 1,3 तक तो हमने पढ़ाई है, 1,3 ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1,5 भी हो सकता है, 1,7 भी हो सकता है, 1,9 भी हो सकता है, लेकिन ये ऑड नंबर में ही होएगा। ऑड नंबर वाले कार्बन पे ही आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। ऑड नंबर वाला कार्बन ही sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और बीच में हमेशा आपके क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होगा। उसको बोला जाता है स्पेस टोटोमेरिज्म। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इस स्पेस टोटोमेरिज्म पे फिर से मैं कह देता हूं, क्वेश्चंस पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम है। चलो जी फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि इनमें से टोटोमेरिज्म कौन कौन शो करेगा। देखो जी हम लोग एग्जांपल लिख देते हैं, R3C, इसका मतलब एक कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, NO2, N डबल बॉन्ड O, O माइनस ये वाला है।
अभी मैंने आपको बोला था एन डबल बॉन्ड ओ के जस्ट पास वाला जो कार्बन होगा उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या है इसके पास? ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये जो कंपाउंड है ये क्या बेटा देखना, ये ऐसा है कुछ, ये ऐसा है, चेक करो। ये NO2 ग्रुप है, ये वाला अल्फा कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसके पास एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये तो बड़े आराम से टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। बहुत ही बढ़िया। ये वाला शो करेगा क्या सर? ये भी नहीं करेगा। एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं और यहां पर N डबल बॉन्ड O है, लेकिन N डबल बॉन्ड O के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है जो इसके पास नहीं है। इसका मतलब ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और ये तो देखो सिंपल अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, और जो अमाइन होता है वो तो टोटोमेरिज्म शो नहीं करता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन यहां पर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है जी, एक और पीवाईक्यू देखो। मैं आपसे कह रहा था ना कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं टोटोमेरिज्म के वो इसी पे पूछे जाते हैं कि कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। देखना जी, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो फर्स्ट वाला जो है ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ये रहा C डबल बॉन्ड O। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 है और इसके पास 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो क्या ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसके पास आइए, इसके पास भी ये वाला जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है बेटा, और इसके पास भी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या ये भी टोटोमेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ जरा, यहां पर चेक करो, ये जो कार्बन है बेटा ये तो sp2 है, इसको गिनना ही नहीं है। ये वाला कार्बन sp3 है, लेकिन क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? सर नहीं है। इसका मतलब ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कौन कौन शो करेगा? सिर्फ 1 और 2। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, 1 और 2 ये टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। बाकी जो कंपाउंड्स होंगे वो टोटोमेरिज्म शो आपकी नहीं करेंगे। आपको क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी बेटा जी, क्या आपको समझ में आया? तो वापस से एक बार मैं आपका फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं, है ना। बहुत ही आसान है ये वाला, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टोटोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ा है वापस से देख लेते हैं। टोटोमेरिज्म में होता क्या है, जो 2 आइसोमर होते हैं वो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, और ये एक स्पेशल केस होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। लेकिन अगर मुझे फंक्शनल और टोटोमेरिज्म में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? हमेशा टोटोमेरिज्म को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है टोटोमेरिज्म की, कि जो C डबल बॉन्ड O के जस्ट पास वाला कार्बन है, अगर वो कार्बन sp3 है और उसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो आपका टोटोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, और ये कुछ इसकी कंडीशन लिखी थी कि ये जो कैटलिस्ट, ये जो प्रोसेस होता है बेटा, इसको आप एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में कैटलाइज कर सकते हो। ठीक है, 2 कंडीशन थी, एक तो मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O हो सकता है, C डबल बॉन्ड N हो सकता है, N डबल बॉन्ड O हो सकता है, और एक ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, जिसको आपने अल्फा हाइड्रोजन बोला है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ट्रिक मैंने आपको बताई दी थी कि 1 से 3rd पे शिफ्ट करो तो उसको आप ट्राइड सिस्टम बोल दोगे, 1-3 शिफ्ट, 1 से 2 पे करोगे तो डाइड शिफ्ट सिस्टम, या फिर 1-2 शिफ्ट। 1-2 शिफ्ट पे आपके क्वेश्चंस पूछे कम जाते हैं, 1-3 पे ज्यादा जाते हैं। इसके अलावा फिर हमने खूब सारे क्वेश्चंस किए थे, कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा कौन नहीं करेगा। फिर ये मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको 1-3 के, कुछ और अलग से एग्जाम्पल होते हैं, नाइट्रो एसिड टोटोमेरिज्म हो गया, नाइट्रोसोक्साइम हो गया, इमाइन इनेमाइन टोटोमेरिज्म भी हो गया, और फिर लास्ट में स्पेस टोटोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, है ना। तो बस इसी के साथ ही आज का जो अपना सेशन है वो हो जाता है खत्म। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थोड़ी बेटा मेरा तबीयत भी खराब है काफी, है ना, जुकाम हो रखा है मुझे, थोड़ा गला भी खराब है, तो अब अगला सेशन में एक बार देखूंगा कि अगर मैं ठीक रहा तो रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े, है ना, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा ना, ऐसे पूरे 2 घंटे का सेशन आज भी थोड़ा हम 2 घंटे नहीं कर पाए, क्योंकि रिकॉर्ड थोड़ा मुश्किल है ना, जब थोड़ी तबीयत ठीक ना हो। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा तो रिकॉर्डेड है, मैं कभी आपको 2 सेशन दे दूंगा, है ना, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, रिकॉर्डेड तो आपको मिल ही जाएंगे। हम लोग ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे थोड़ी क्लास की, तो ये जो क्लासेस अगर मान लो आपकी मिस होती है तो उसको मैं आगे जाके मैनेज कर लूंगा। ठीक है, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
तो कल वाली क्लास में मैं जान पहचान वाली 2 लाइन आपको सुनाने वाला था, वो मैं नहीं सुना पाया था, है ना, क्योंकि मैं भूल गया। तो मैंने बोला तो था, तो मैं सुनाता हूँ 2 लाइन, है ना। तो देखो क्या कहता है, एक बहुत ही शानदार एक शेर है, शायरी है, जिसको आप सुनोगे तो तुम्हें मजा आएगा। कहता है कि तुम्हें हुस्न पर दस तरस है, 10 तरस मतलब घमंड, गुरूर, है ना। कहता है कि तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। कि हुस्न पर 10 तरस है तुम्हें, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, लेकिन ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, मैथ्स, नियाजी वगैरह वगैरह, माना ये सारी चीजें जानना अहम है, लेकिन ये बताओ उसके घर का पता जानते हो, है ना। तो ये जान पहचान से मुझे याद आ गई, तो मैंने आपको सुना दिया। चलो फिर हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सारे बच्चे अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा पढ़ाई करने से। ओके, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू ऑल।